नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके और आप इसी बार JRF करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह JRF कर सकें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाई करते थे और मैं आपको PDF मोड में मटेरियल उपलब्ध नहीं करवा पाता था, लेकिन आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इसका PDF भी दे सकूं ताकि आपकी तैयारी और धीरे धीरे तरीके से बेहतरीन तरीके से संभव हो सके और आपका जून 2021 में JRF हो जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोगों का टारगेट जून 2021 का एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोग उसी के पर्पज़ के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें यदि आप हमारे पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि आप जब भी हमारे किसी लेक्चर को प्ले कीजिए तो सबसे पहले आप सिलेबस को अपने पास रखिए और सिलेबस से मिला लीजिए कि हम लोग किस यूनिट के किस हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज आप अभी सिलेबस निकालिए हमारे साथ और सिलेबस में आप देखिए यूनिट 2 के पहले हिस्से में जहां पर फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर लिखा हुआ है उसमें मगध महाजनपद राइज ऑफ मगध लिखा हुआ होगा, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे चैप्टर को। तो हम लोगों ने राइज ऑफ मगध में हर्यक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंद वंश के बारे में पढ़ा था और फिर हमने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण के बारे में। तो दोस्तों, सिकंदर का आक्रमण आपको पता है कि 323, कई लोग 324 बोलते हैं, कई लोग 325 भी बोलते हैं। तो आप डेट को लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे डेट को लेकर, इसलिए आप मोटे तौर पे इसको याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले एक और आक्रमण भारत में हुआ है, उसको भी समझना आपको ज़रूरी है और उसको भी आप समझिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आप यदि हमारे साथ अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं वहां पर आपको PDF दे सकूं। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कुसुम नेट क्लासेस और ब्रैकेट में आप हिस्ट्री लिखोगे, सारा लेटर कैपिटल में लिखना, सबसे ऊपर में हमारा ही चैनल का नाम आएगा। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य तौर पे हखमनी आक्रमण के बारे में। आप यदि इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिकंदर से पहले एक आक्रमण हुआ था भारत में जिसको हखमनी आक्रमण कहा जाता है। इसी को पारसी आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। यह दरअसल ईरान के लोग हैं। आपको पता होगा कि ईरान में पारसी धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं और कई लोग ईरानी चल कर के आए हैं, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री रही हैं स्मृति ईरानी जी, एक समय में HRD मिनिस्ट्री थी, तो वह भी मूल तौर पे यदि उनका मूल देखा जाए तो वहीं है। तो वहाँ से लोग माइग्रेट कर करके हमारे यहाँ आए हैं। तो पहली बार जब ईरानियों का आगमन हो रहा है भारत में, उस समय पीरियड है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और आपको पता होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में क्या चल रहा था। जब हम लोग बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उससे पहले वाले सिचुएशन में यहाँ पर केवल और केवल वैदिक धर्म का ही प्रभाव रहता है। लेकिन जैसे ही 6th सेंचुरी आता है, BC की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर बुद्ध का आगमन होता है, महावीर का आगमन होता है और मखली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के फाउंडर हैं, इन 3 व्यक्तियों का आगमन होता है। और यह तीनों का अप्रोच जो है वह नास्तिक अप्रोच रहता है, एथिस्ट अप्रोच रहता है और ये लोग वैदिक धर्म का विरोध करते हैं और वैदिक धर्म के खिलाफ रहते हैं। बिल्कुल यही टाइम है जब हखमनी साम्राज्य का आक्रमण होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इतिहास को पढ़ो तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड को भी ध्यान में रख कर चलिए कि जैसे आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उस समय यह भी आपके माइंड में चलना चाहिए कि उस समय बाकी अन्य हिस्सों में, दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा था, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, पूर्वी भारत में क्या हो रहा था। इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, इतिहास बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा आपके मन में फैलेसी फैला दिया गया है कि इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप हमारे साथ यदि लगातार बने रहोगे तो आपको मज़ा आएगा इतिहास पढ़ने में, किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं आएगा और कोई क्वेरी होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो आइए आप हमारे साथ लिखते चलना, ठीक है। चलो
हखमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। कहता है हखमनी आक्रमण से पहले भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमोत्तर कर लेना, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। पश्चिमोत्तर का अर्थ है, मान लो कि यह भारत का मैप है इस तरीके से, तो यह जो पश्चिमोत्तर प्रांत है यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अराजकता फैल चुकी थी और राजनीतिक अव्यवस्था। आप देखोगे कि पंजाब का जो हिस्सा है वो पश्चिमोत्तर प्रांत, आज का पंजाब तो दो हिस्सों में बट गया, हमारा एक अपना प्यारा सा पंजाब है और दूसरा प्यारा सा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो उसमें पंजाब बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो पंजाब में शुरू से ही राजनीतिक अस्थिरता रही है और वहाँ पर अराजकता का माहौल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत पर जब आक्रमण हो रहा है तो वो स्थल मार्ग के रास्ते ही होता था, और स्थल मार्ग के रास्ते तो सिर्फ वही रास्ता था क्योंकि बाकी हमारा प्यारा सा भारत का तीनों बाउंड्री समुद्र के साथ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दो तरफ समुद्र से हम लोग घिरे हुए हैं। तो स्थल मार्ग से जब कोई भी व्यक्ति आक्रमण करेगा तो पंजाब के रास्ते ही करेगा। तो जब पंजाब के रास्ते आक्रमण करेगा तो पंजाब में राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। चलो, अब उस समय देखो कि पश्चिमोत्तर भारत के जो हिस्से हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गए थे। इसमें मुख्य तौर पे 3 राज्यों का नाम आता है। एक का नाम है कंबोज, आप जानते होंगे, दूसरे का नाम है गांधार और तीसरे का नाम है मद्र। देखिए टाइपिंग में कुछ मिस्टेक होता है तो उसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिएगा। आप हमारे साथ किताब को पढ़ते चलेंगे तो वहाँ पर एक्चुअल चीज़ें मिल जाएंगी और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर क्या गलत है, क्योंकि मैं टाइपिंग करता हूँ बोलकर तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती है, लेकिन बहुत माइन्यूट मिस्टेक होता है, 1-2 मिस्टेक होगा, बहुत ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय, जब भारत में महाजनपद काल चल रहा था और साथ ही बुद्ध एवं महावीर आजीवक संप्रदाय का आगमन हुआ था। उसी समय ईरान में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है जिसे हखमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपसे सवाल पूछा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नए नए लोगों का, नए नए धर्मों का आगमन हो रहा था, तो ईरान में क्या हो रहा था या फिर इसके समकालीन शासक कौन थे? तो ईरान में देखिए इसी समय एक नए साम्राज्य की स्थापना हो रही है जिसका नाम है हखमनी साम्राज्य। यहाँ पर रुक्मिनी टाइप में हो गया इसलिए इसको आप काट लीजिए, हखमनी, हक नहीं, ह और ख, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसके संस्थापक के रूप में साइरस सेकंड को माना जाता है। कई लोग इसके संस्थापक के रूप में किसी और को मानते हैं और इसके संस्थापक के रूप में एक शासक का नाम है और उस शासक का नाम है हखमनीश, ठीक है। आप जब केसी श्रीवास्तव पढ़ोगे प्राचीन भारत का इतिहास तो उसमें पेज नंबर 111 में जाओगे और नीचे वाले हिस्से में जाइएगा तो आपको वहाँ पर इसका प्रमाण मिल जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हखमनीश नामक शासक ने ईरान में एक नए साम्राज्य की नींव रखी थी जिसे हखमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके साम्राज्य का जो सबसे पहला प्रतापी शासक हुआ, आपको पता होगा जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय गुलाम रहता है, लेकिन पहला जो सुल्तान रहता है वह इल्तुतमिश रहता है, इसलिए इल्तुतमिश का नाम ज़्यादा फेमस होता है। उसी तरीके से प्रथम प्रतापी शासक के रूप में साइरस सेकंड को जाना जाता है और साइरस सेकंड बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। देखिएगा जितने भी शासक होते हैं लगभग सभी के सभी महत्वाकांक्षी ही होते हैं, है ना। चलो फिर, तो जब कोई भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा तो वह अपने चारों तरफ नज़र रखेगा कि कहीं पर राजनीतिक अव्यवस्था तो नहीं है, और यदि कहीं पर उसे इस तरीके के समस्या दिखेंगे तो वह वहां पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाएगा। तो बिल्कुल साइरस द्वितीय ने भी वही किया जो एक महत्वाकांक्षी शासक करता। उसने भारत की राजनीतिक परिस्थिति को भांपा, देखा और उसके बाद भारत पर आक्रमण करने का योजना बनाया। ध्यान रखिएगा इसके आक्रमण को लेकर के कई सारे हिस्टोरियन के बीच में मतभेद भी हैं, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि साइरस ने भारत के किन प्रदेशों को जीता था। इसके बारे में इतिहासकारों के बीच में काफ़ी मतभेद है, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास यूनान एवं रोम के लेखकों के द्वारा विवरण उपलब्ध हैं, ठीक है। और इसका एकमात्र स्रोत है दरअसल रोम के लेखक के द्वारा लिखा गया साहित्य, और उसका नाम है दरअसल उसके हिस्टोरियन का नाम देखोगे जो रोम के लेखक हैं उनका नाम है जेनोफेन, ठीक है। जेनोफैन नहीं, जेनोफेन नाम है, ठीक है। उसके बाद टैशियस, इसका नाम आप जानते होंगे, स्ट्रैबो, उसके बाद एरियन। यह 4 लोग हैं जो रोम के लेखक हैं और इन्हीं के द्वारा विवरण दिया गया है जिसके आधार पे हम लोग साइरस द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
चलिए, उस समय ईरान से भारत आने के लिए मुख्य तौर पे 2 ही रास्ते थे। इन्होंने ही बताया है कि उस समय कोई भी व्यक्ति मान लो ईरान से भारत आना चाहता था तो उसके पास मात्र 2 रास्ता था। पहला रास्ता था जेड्रोसिया के रास्ते होते हुए रेगिस्तान से होकर आता था, और दूसरा रास्ता बैक्ट्रिया से होते हुए काबुल घाटी से सीधा सिंधु नदी तक पहुंचता था। तो यह किस रास्ते से आया था उसके बारे में सिकंदर का सेनापति नियारकस है, आपको पता होगा उसका जल सेनापति नियारकस था। तो नियारकस कहता है कि जेड्रोसिया के रास्ते रेगिस्तान होते हुए भारत पर आया था, लेकिन भारत पर वह आक्रमण नहीं कर पाया था। चलिए, फिर कौन बताता है कि आक्रमण किया था? नियारकस एवं मेगास्थनीज कहते हैं कि साइरस ने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन रोम के प्रसिद्ध लेखक पिलानी नहीं, पिलनी नाम है इनके किताब का नाम बहुत फेमस है, नेचुरल हिस्टोरिका, जिससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका याद रखिएगा, आप स्टार मार्कर लिख लेंगे, उससे सवाल पूछा जाता है आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। चलो फिर आगे बताते हैं हम। प्लिनी ने बताया कि साइरस ने कपीशा नामक एक नगर को ध्वस्त किया था, और कपीशा नाम का नगर था वो भारत में ही लोकेटेड था, गांधार प्रदेश में, पंजाब के प्रदेश में यह लोकेटेड था। इसका मतलब यह है कि प्लिनी कह रहा है कि साइरस ने भारत पर आक्रमण किया था, तभी तो भारत के कपीशा नामक नगर को ध्वस्त किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनिफर नामक इतिहासकार ने साइरस की जीवनी साइक्लोपीडिया, ठीक है, साइक्लोपीडिया एक नाम का एक जीवनी लिखा है, साइरस की जीवनी को ही साइक्लोपीडिया बोला गया है। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया नहीं जो आप पढ़ते हो, ठीक है, यह साइक्लोपीडिया इसका नाम है। तो साइक्लोपीडिया में दरअसल जेनोफेन ने बताया है कि साइरस ने बैक्ट्रियन तथा भारतीयों को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य के अधीन कर लिया था, और साथ ही तृतीय सागर, जिसको हिंद महासागर के नाम से आप जानते हो, वहां तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट है जिससे सवाल पूछा जाता है, कहता है स्टेटमेंट क्या है? द इंडियंस बिटवीन, ठीक है, द इंडियंस बिटवीन द रिवर सिंधु एंड काबुल वर इन एंशिएंट टाइम सब्जेक्ट टू एसीरियन एंड मेडेस एंड फाइनली टू पर्सन अंडर साइरस टू हुम दे पेड ट्रिब्यूट इम्पोज्ड अपॉन देम। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेज नंबर 297। देखो स्टेटमेंट को आप याद रखना, कभी कभी आपसे बहुत डेप्थ चला जाता है तो आपसे स्टेटमेंट पे भी आधारित सवाल पूछता है। यह स्टेटमेंट आपको केसी श्रीवास्तव के बुक में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको रेफरेंस के साथ पढ़ाता हूँ। आप यूट्यूब पे कहीं और वीडियो देखोगे तो आपको जो भी चीज़ें होती है मोटा मोटी तौर पे बता दिया जाता है। मैं आपको यह भी बताता हूँ कि देखो आप हमारे साथ पढ़ो, उसके अलावा जिस किताब को पढ़कर मैं पढ़ाता हूँ या फिर जहाँ से मैं सोर्सेज उपलब्ध करता हूँ, आप उन किताब को भी पढ़ सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट हो, आपके पास टाइम हो तो आप उसको पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक भारत के इतिहास पर लिखा गया किताब है, उसके पेज नंबर 297 पर जाएंगे तो यह स्टेटमेंट आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइरस ने भारत पर 558 ईसा पूर्व से लेकर 529 तक, ठीक है, 529 तक, यह 559 काटिए, 529 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी मृत्यु डरबाइक नामक, पता है डरबाइक नामक एक जनजाति हुआ करता था पंजाब के हिस्सों में। तो पंजाब के हिस्सों में जब इसकी लड़ाई हुई डरबाइक नामक जनजाति के साथ, तो जनजातियों ने मिलकर साइरस की हत्या कर दी। और साइरस जब मर गया तो उसका बेटा था जिसका नाम था केबीसी द्वितीय, नहीं होना चाहिए, ठीक है, केबीसी द्वितीय नहीं, जरक्शिज। ठीक है, क्या नाम था? जरक्शिज, आप लिख लीजिएगा, जरक्शिज, मेरे ख्याल से जरक्शिज नहीं होगा। ठीक है, चलो यस, हाँ जरक्शिज ही होगा। चलो केबीसी नहीं, जरक्शिज आप कर लो। कभी कभी कुछ पॉइंट मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं भी आपकी तरह पढ़ता हूँ और पढ़ करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अंतर बस इतना ही है कि मैंने जेआरएफ किया है और आप तैयारी कर रहे हैं, और कुछ भी खास अंतर नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा आप सीरियस मत होइएगा, आप एंजॉय करके पढ़िए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहोगे तो मैं गारंटी तो नहीं करता हूं, बट यदि आप ईमानदारी से मेहनत किए तो सच में आपका जून वाले में आपका जेआरएफ होगा। ठीक है, मैं नेट के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट का सीधा जेआरएफ ही हो। चलो फिर आगे आते हैं। तो जब यह मर गया तो जरक्सिस नाम का इसका बेटा था जो शासक बनता है।
ठीक है। लेकिन जरक्सिस ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है क्योंकि वह बहुत ही विलासी एवं अय्यास प्रवृत्ति का होता है, तो उसका जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और उसकी फाइनली हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 522 ईसा पूर्व में एक नया शासक आता है जिसका नाम है दारा प्रथम। और ध्यान रखिएगा, दारा फर्स्ट वही है दोस्तों जिससे अशोक इसी से इंस्पिरेशन होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं और इसी से वह अभिलेख जारी करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए दारा प्रथम के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें मुख्य तौर पे 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। कौन कौन? पहले अभिलेख का नाम है बेहिस्तून अभिलेख, दूसरे का नाम है परसिपोलिस अभिलेख और तीसरे का नाम है नक्शे रुस्तम अभिलेख। देखिए सोर्सेज हैं ये सब, सोर्सेज का नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन से अभिलेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए एक एक बात का ध्यान रखना। चलो कहता है कि बेहिस्तून अभिलेख में उसके समय के 23 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। यानी बताया जाता है कि जब दारा प्रथम भारत में शासन कर रहा था उस समय भारत में 23 प्रांत थे। और भारत नहीं, आप ये कहो कि उसके साम्राज्य में टोटल 23 प्रोविंस थे। उसके अलावा दारा प्रथम के सेनाध्यक्ष का नाम स्काइलेक्स था, इसको लिख लीजिएगा। 517 ईसा पूर्व में अपने सेनापति को इसने सिंधु नदी के रास्ते भारत भेजा था अपने जहाजी बेड़ा का पता लगाने के लिए। गांधार प्रदेश का उल्लेख बेहिस्तून अभिलेख में किया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। दारा प्रथम के शासन का उल्लेख भारत में हखमनी साम्राज्य के, ठीक है, हखमनी आक्रमण के चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करता है क्योंकि दारा प्रथम के समय भारत के साथ बहुत ही व्यापारिक संबंध अपनाए गए और साम्राज्य विस्तार किया गया, तभी उसके 23 प्रांतों का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि हखमनी साम्राज्य का वैसा कौन सा शासक था जिसका इतिहास भारत में हखमनी साम्राज्य के चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करता है, तो उसका नाम है दारा प्रथम। ठीक है, चलो आगे आते हैं। दारा प्रथम चला गया तो उसका बेटा आया जरक्शिज। ठीक है, और जरक्शिज, 2 जरक्शिज होता है, एक प्रथम और एक सेकंड। जरक्शिज शासन करता है 486 से 465 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कहता है दारा प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा जरक्शिज साम्राज्य का शासक बना। इसके समय में भारत के मंदिरों को गिरा दिया गया। इस काल के अभिलेखों से पता चलता है कि जरक्शिज और यूनानियों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुआ था जिसमें यूनानियों की जीत हुई। और यूनानी कौन? देखिए यहीं पर आगमन हो रहा है सिकंदर का। यूनानी कह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सिकंदर आ रहा है मैसिडोनिया यूनान से चलकर। अब उसकी लड़ाई होगी, हखमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे और उसको हरा देगा अराबेला के युद्ध में। उसके बाद यहाँ पर वह भारत पर आक्रमण करने का योजना बनाएगा। ठीक है, तो देखिए 465 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? जरक्सिस की हत्या कर दी गई। उसके बाद इसका जो बॉडीगार्ड था, जैसे बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या करने का जो योजना है, जो प्रक्रिया है, वह प्राचीन भारत के इतिहास में मगध राजवंश से चलता आ रहा है। देखिएगा आगे चलिएगा तो मौर्यन डायनेस्टी में आपको पता चलेगा कि पुष्यमित्र शुंग सेनापति होता है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का, और भरी सभा में परेड चल रहा होता है, उसी समय उसकी हत्या कर देता है। तो वो सारा प्लान बहुत पहले से चल रहा है सिस्टम हमारे यहाँ। कब से? जब से मगध राजवंश का इतिहास शुरू हुआ है तब से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी मृत्यु के बाद कई शासक आए लेकिन उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। और आपको पता है इतिहास में उसी व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो कुछ खास प्रदर्शन करता है। ठीक है, हखमनी साम्राज्य का अंतिम शासक दारा तृतीय हुआ। ठीक है, दारा तृतीय, द्वारा नहीं, यहाँ पे द्वारा टाइप हो गया, इसको दारा कर लो। दारा तृतीय हुआ जिसने 360 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक शासन किया। और इसकी लड़ाई यूनानी शासक सिकंदर के साथ 331 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ होती है? सिंधु नदी के पास, उसके पूर्वी हिस्से में, जिसमें इसकी हार हो जाती है। किसकी हार होती है? दारा तृतीय की हार होगी और इसके हार के साथ भारत से हखमनी साम्राज्य का पतन हो जाएगा और भारत में एक नए साम्राज्य का आगमन होगा, यूनानी साम्राज्य का, जिसका नेतृत्व सिकंदर करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध को बोला जाता है अरबेला का युद्ध। इस युद्ध को याद रखिएगा, अरबेला का युद्ध कब हुआ था? 331 ईसा पूर्व में। किसके बीच में? सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में। ठीक है, इससे सवाल कई बार पूछे गए, इसलिए मैं इस पर आपको फोकस कर रहा हूँ। तो साथियों यह तमाम सारी बातें थी हखमनी साम्राज्य के बारे में। यदि आपने हमारे साथ मेहनत करके ध्यान से लेक्चर को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो निश्चित तौर पे यह चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि इतना पढ़ने के बाद आप नोट्स तैयार कर लेते हो
उसके बाद देखिए, मैं आपको वादा नहीं करता हूँ, आपको मेरे साथ पढ़ने से क्या फ़ायदा हो रहा है इसको चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर का सवाल उठाइए इस चैप्टर से, उसके बाद सवाल बनाइए भारत के किसी भी एग्जामिनेशन का, आप यूपीएससी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ कुछ भी करते हो, उसके इस चैप्टर से पूछे गए सवाल को आप बनाइए और देखिए इससे बाहर यदि एक भी सवाल जाता है तो आप बताइएगा। मैं 100% की गारंटी अपने बच्चों को नहीं देता हूं, लेकिन आप ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे 70, 80, 90, ठीक है, 70, 80, 90 तक आप पहुंच जाओगे, 70%, 80%, 90% तक, ठीक है। उसके बाद बाकी का जो बचा 10-20% है वो आपको खुद से 2-3-4 किताबें पढ़नी होगी, मेहनत करना होगा, तब 100% भी आप कमांड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप रिजल्ट के लिए पढ़िए, विद्वान बनने के लिए मत पढ़िए। जेआरएफ हो जाएगा, उसके बाद विद्वान बनने के लिए यूजीसी आपको पैसा देगी और आप बढ़िया से बैठ करके कहीं अच्छे से शहर में रिसर्च कीजिएगा और विद्वान बनिएगा। 70% यदि आप नंबर ले आते हो तो आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं, निश्चित तौर पे आपका जेआरएफ होगा। इसलिए टारगेट उतना ही फिक्स कीजिए जितना में आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय विद्वान बनने के लिए मत पढ़िएगा। चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं।